मैं मौत के मुंह से वापस आ चुका था। एक अजनबी के घर में पनाह गुज़ीर था, जिसकी बेटी मेरे लिए खाना लेने गई हुई थी। उसके बूढ़े बाप ने मुझसे पूछा, जवान अब तबीयत कैसी है और क्या हुआ था? मैंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ चचा जान। और होना क्या था, कल सुबह बर्फबारी में फंस गया था। बड़ी तलाश के बाद भी कोई जाए पनाह न ढूंढ सका, यहाँ तक कि जान के लाले पड़ गए। बस इत्तेफाक ही था कि आपके दरवाजे तक आ पहुंचा और कुछ सांस बाकी थे जो गुलगारे बहन की मदद मिल गई। अल्लाह पाक उसे अजर दे, इज्जत और सलामती दे। उसने पूछा, आपका नाम क्या है? आप इस इलाके के लगते तो नहीं? मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, ज़ीशान नाम है मेरा और मैं वाकई इस इलाके का नहीं हूँ। यहाँ मुझे अपने साथियों की तलाश की जुस्तजू ले आई है। मेरा नाम शमरेज खान है। वो बोला, और अगर आपके साथी गुम हो गए हैं तो शायद उन्हें ढूंढना इतना आसान ना हो। उसने बिला झिझक हकीकत का इजहार कर दिया। मैंने कहा, मगर कोशिश तो करनी चाहिए। नाकामी के खौफ से हाथ पर हाथ धरे बैठना बुज़दिली होती है। उसने मुतबस्सम होते हुए पश्तो में कहा, पहाड़ जितना भी ऊंचा हो उस पर चढ़ने का रास्ता जरूर होता है। मगर उसकी हंसी में भी तकलीफ का अंसर वाज़े छलक रहा था। मैंने इस बात में सर हिलाते हुए पूछा, सही कहा। वैसे बुरा न मनाए तो पूछ सकता हूँ कि आपको हुआ क्या है? गर्म रोटियां और सालन का कटोरा रखे गुलगारे बीबी ने अंदर दाखिल होते हुए वालिद से पहले मेरी बात का जवाब दिया, बाबा जान को टांग में गोली लगी है। मैंने हैरान होकर पूछा, कब, कैसे? वो बोली, परसों। लकड़ी की छोटी सी मेज पर छापा रखकर उसने वो मेज उठाकर मेरी चारपाई के साथ रख दी। मेरी छोटी बहन और समर खान घर से बाहर खुश्क लकड़ियां चुन रहे थे। उसी वक्त दो आवारा गर्द वहां पहुंच गए। इन बदबख्तों ने छोटी बहन को अकेला समझकर पकड़ना चाहा। छोटी बहन चीखती हुई घर की जाने भागी। उसकी चीखें सुनकर बाबा जान हथियार लेकर बाहर निकले। वो तीनों मेरी छोटी बहन का पीछा कर रहे थे। अब्बू ने फौरन हवाई फायर किया, जिसे सुनते ही वो जवाबी फायर करते हुए वहां से भाग गए। बाबा जान भी उनके फायर का जवाब देते रहे। उन बुज़दिल उचक्कों को तो मालूम ना हो सका, मगर इस दौरान अब्बू जान की टांग में एक गोली लग गई। मैं उस वक्त बावर्ची खाने में थी। फायरिंग की आवाज सुनकर मैं बाबा जान की मदद को पहुंची, मगर वो वहां से गायब थे। हम बाबा जान को उठाकर अंदर ले आए। सुपहर ढलने को थी। हमने सोचा अगली सुबह बाबा जान को डॉक्टर के पास ले जाएंगे। एक तो थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला था, दूसरा खान कले यहाँ से काफी फासले पर है। मगर आज सुबह जब हम आगे जाने के लिए तैयार हुए तो मौसम खराब हो गया और हमारा इरादा फिर धरे का धरा रह गया। मैंने खाने की तरफ मुतवज्जे होते हुए पूछा, क्या गोली टांग के अंदर ही है? गुलगारे ने इस बात में सर हिला दिया, जी। मैंने कहा, कहकर मैं रोटी का गर्म निवाला तोड़कर मुंह की जानिब ले जाने लगा। सालन में उसने उसी यखनी को तड़का लगाकर मेरे सामने रख छोड़ा था। निवाला चबाते हुए मैंने पूछा, अब मौसम की क्या सूरत हाल है? वो बोली, हवा तो रुक गई है मगर बर्फबारी जारी है। उसने वालिद की चारपाई के करीब पड़ी हुई खाली चारपाई पर नशिस्त संभाल ली थी। मैंने कहा, मेरा कुछ सामान बाहर रह गया था, कहीं वो बर्फ में ही ना दब जाए। वो बोली, आपका पिस्तौल तो मैं ले आई थी, उसके अलावा क्या है? मैंने कहा, चंद गज पीछे ढलान की तरफ मेरा सफरी थैला और क्लैशनकोफ पड़ी थी। वो उठकर बाहर जाने लगी, अभी लाई। मैंने रस्मी अंदाज में उसे रोकने की कोशिश की कि सुबह ले आना, मगर वो सुनी अनसुनी करते हुए बाहर निकल गई। मेरे रोटी खाने से पहले ही वो हाथों में मेरा थैला और क्लैशनकोफ पकड़े वापस लौट आई थी। थैले के ऊपर पड़ी नर्म बर्फ को उसने बाहर ही झाड़ दिया था, लेकिन खुद थैले का मजबूत कपड़ा गीला होकर अकड़ गया था। थैले को अंगीठी के सामने रखकर उसने क्लैशनकोफ को दीवार के साथ खड़ा कर दिया और खुद अंगीठी के सामने हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। उसने मोटा ऊनी कोट पहना हुआ था, मगर गर्म कमरे से निकलकर बाहर का रुख करने वाले से सर्दी सही हाल पूछती थी। मैंने ममनूनियत से कहा, बहुत शुक्रिया। उसने भी वही सवाल किया, वैसे आप इस तूफान में कैसे फंसे, जो पहले उसका वालिद पूछ चुका था। जवाबन मैंने वही बातें दोहरा दी जो उसके बाप को बताई थी। अपनी बात के इख्तिताम तक मैं खाने से फारिग हो चुका था। बर्तन समेटते हुए वो पूछने लगी, कुछ और चाहिए? मैंने झिझकते हुए कहा, अगर दूध वाली चाय मिल जाती। वो बोली, क्यों नहीं? खुशदिली से कहते हुए वो बाप की जानिब मुतवज्जे हुई, बाबा जान आप भी चाय लेंगे? बाप ने कराहते हुए कहा, बना रही हो तो पी लूंगा। मैंने कहा, शमरेज चचा एक बात कहूँ, खफा तो नहीं होंगे? वो बस मुस्कुराने की कोशिश ही कर पाया था। खुलकर कहो ज़ीशान मियां। मैंने कहा, जब तक टांग से गोली नहीं निकलेगी आप यूं ही तकलीफ महसूस करते रहेंगे, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ जख्म मजीद बढ़ता जाएगा। ज्यादा वक्त गुजरने पर आपको नाकाबिल तलाफी नुकसान भी पहुंच सकता है। वो अफसरदा लहजे में बोला, जानता हूँ मगर क्या किया जा सकता है? जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता हम खान कले तक नहीं पहुंच सकते और गोली भी नहीं निकल सकती। मैंने कहा, अगर थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर लें तो शायद मैं भी ये गोली निकाल लूं। वो बोले, तकलीफ तो अब भी बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैंने कहा, इससे तो कुछ ज्यादा होगी, लेकिन इंशाल्लाह उसके बाद आराम जरूर आएगा और आपको खान किले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बोला, मगर आप यूं बगैर किसी औजार के, मेरा मतलब है गोली है, कोई कांटा तो नहीं है कि सुई के साथ निकल आए? उसके लिए मेरी ऑफर हैरानी का बायस थी। मैंने कहा, ये मेरा दर्द सर है, आप बर्दाश्त करने वाले बने। वो फलसफियाना लहजे में बोला, सर पर पड़ी मुसीबत को झेलना पड़ता है। मैंने कहा, ठीक है,
सुबह रोशन होने पर इंशाल्लाह आपकी टांग से गोली निकालूंगा। ये कहकर मैं चारपाई से उठकर अपने सफरी थैले की जानिब बढ़ गया। दीवार से लटकी जायनमाज उतारकर मैंने अंगीठी के सामने बिछाई और अपना थैला खोलकर सारा सामान बाहर निकालकर जायनमाज पर रखने लगा। वो सफरी थैला पैराशूट के मजबूत कपड़े का बना हुआ था। उसके बावजूद नमी का अच्छा खासा असर अंदर पहुंचा था। अलबत्ता थैले के अंदर रखी हुई जरूरी अशिया चूंकि प्लास्टिक के लिफाफों में बंद थी, इसलिए उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, वरना इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के तो सारे सामान ने बर्बाद हो जाना था। सामान को अंगीठी के सामने फैलाकर रखने के बाद मैंने क्लैशनकोफ को भी मुकम्मल खोलकर उसके पुर्जे खुश्क होने के लिए अंगीठी के सामने रख दिए। इसी असना में गुलगारे चाय की प्यालियों के साथ पहुंच गई थी। चाय की केतली के साथ वो 3 खाली प्यालियां ले आई थी। हमें एक एक प्याली पकड़ाकर उसने तीसरी प्याली में अपने लिए चाय उंडेल ली। चाय बहुत अच्छी बनी थी, बस मीठा जरा ज्यादा था। चाय पीकर मैंने गुलगारे से कोई पुराना खुश्क कपड़ा और अपना पिस्तौल मांगा। वो अपना सर हिलाते हुए चाय के बर्तन समेटकर कमरे से निकल गई। उसकी आमद एक पुरानी जनाना कमीज और ग्लॉक 19 के साथ हुई थी। उसके हाथ से पुराना कपड़ा लेकर मैंने क्लैशनकोफ और पिस्तौल के पुर्जों को अच्छी तरह खुश्क किया। दोनों हथियारों के मैगजीनों से गोलियां निकालकर उन्हें भी खुश्क किया और तमाम सामान को अंगीठी के सामने मजीद खुश्क होने के लिए रख दिया। इस सब से फारिग होकर मैं अपनी रजाई में घुस गया। गुलगारे काफी देर की अपने कमरे में चली गई थी। शमरेज खान भी ऊँग रहा था। मेरी भी आंखें बंद होने लगी। रात के 2 बज रहे थे। मेरे पास आराम करने के लिए 4.5 घंटे मौजूद थे। अगले दिन मौसम की सूरत हाल बरकरार रही। नमाज पढ़कर मैं दोबारा लेट गया। थोड़ी देर बाद मेरे लिए छोटी बहन नाश्ता ले आई। वो 14 साल की थी, मगर अच्छी सेहत की वजह से देखने में कुछ बड़ी लग रही थी। उसके मासूम चेहरे पर कई सवाल मचल रहे थे। नाश्ता मेरे सामने रखकर उसने खाली चारपाई पर नशिस्त संभाल ली। उसी वक्त उससे छोटा भाई समर खान भी वहां पहुंच गया। शर्माते हुए उसने मुझसे हाथ मिलाया और बहन के साथ ही बैठ गया। उन्हें मानूस करने के लिए मैंने कहा, तो आपका नाम समर खान है? उसने इस बात में सर हिलाया। जी लाला। मैंने कहा, स्कूल पढ़ते हो? वो मासूमाना अंदाज में बोला, यहाँ पर स्कूल है ही नहीं, अलबत्ता मौलवी साहब से कुरान पढ़ने जाता हूँ। मैंने पूछा, कहाँ जाते हो? वो बोला, यहीं अपने गांव में। मैंने कहा, क्या यहाँ और घर भी हैं? समर खान की बजाय उसका बाप शमरेज जवाब देते हुए बोला, हाँ जीशान साहब, पहाड़ी के अकब में हमारा छोटा सा गांव है। करीबन 20-25 घर होंगे। एक छोटी सी मस्जिद भी है जहाँ मौलवी साहब बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं और मेरी छोटी सी बहन भी वहाँ जाती है। मैंने पूछा। मेरे मुखातिब होने पर वो खिल उठी, मैं बाजी से पढ़ती हूँ। मैं थोड़ी देर दोनों बच्चों से आम सवालात करता रहा। इस दौरान उनकी बहन गुलगारे भी वहाँ पहुँच गई थी। तुलुए आफ्ताब के बायस अच्छी खासी रोशनी हो गई थी। मैं गुलगारे को मुखातिब हुआ, गुलगारे बहन, ऐसा करो, एक बर्तन में पानी गर्म करके ले आओ, साफ कपड़ा, कैंची और एक लंबी रस्सी भी ले आओ। मेरी फरमाइश सुनकर वो हैरानी से बोली, खैर तो है? मैंने कहा, आपके बाबा जान की खैर नहीं। उसे हैरानी में मुब्तला पाकर मैंने वजाहत की, शमरेज चचा की टांग से गोली निकालना बहुत जरूरी है, वरना देर होने के साथ जख्म के बिगड़ जाने का अंदेशा है। वो बोली, क्या आप डॉक्टर हैं? मैंने कहा, कुछ ऐसा ही समझो। एक लम्हा मुझे घूरने के बाद वो छोटी बहन और समर खान को रस्सी लाने का बताकर वापस मुड़ गई। उसके चेहरे पर तजब्जुब के आसार नजर आ रहे थे। थोड़ी देर बाद मतलूबा सामान पहुंच गया था। उन तमाम के साथ मिलकर मैंने शमरेज खान की चारपाई को उठाकर अंगीठी के नजदीक किया और समर खान को कमरे का दरवाजा मुकम्मल खोलने को कहा ताकि रोशनी हो जाए। सारे इंतजामात मुकम्मल होने के बाद मैंने कहा, गुलगारे बहन, आप उन दोनों को साथ लेकर चली जाएं। उसने हकलाते हुए कहा, शायद आपको मेरी जरूरत पड़े। यकीनन वो वालिद को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। वालिद और बेटी का रिश्ता भी अजीब है। बेटी के बस में हो तो वालिद की तमाम तकालीफ अपने जिम्मे ले ले। हालांकि बाज बाप अपनी बेटी के बहुत सारे हुकूक की अदायगी में गफलत बरत जाते हैं, इसके बावजूद बेटी के दिल से अपने बाप की मोहब्बत कम नहीं होती। मैंने कहा, अच्छा, बच्चों को बाहर भेज दो। शमरेज खान के बदन से लिहाफ उठाकर मैंने खाली चारपाई पर फेंक दिया। उसे घुटने से जरा ऊपर गोली लगी थी। उसकी सलवार के ऊपर ही से एक बड़ी चादर जख्म पर लपेटी हुई थी, जिसके लपेटने का बस इतना फायदा था कि खून का बहाव रुक गया था। उनके जाने अनजाने में क्या हुआ, ये काम शमरेज खान की जिंदगी की जमानत बन गया था। मैंने जख्म पर बंधी पट्टी खोलकर कैंची से उसकी जख्म पर मौजूद शलवार का बड़ा हिस्सा काटा ताकि जख्म के इलाज में कोई रुकावट न हो। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के सामान में मैंने फोर्सिप भी रखा था। इस बारीक मुंह वाले आले से जिस्म में मौजूद गोली को पकड़कर निकाला जा सकता है। जख्म को धोने से पहले मैंने शमरेज खान को मखसूस तरीके से बांध दिया था ताकि वो तकलीफ की वजह से हिलजुल कर खुद को मजीद जख्मी न कर बैठे। उसे बांधने के बाद मैंने गर्म पानी से उसका जख्म धोया और जख्म पर थोड़ी स्पिरिट भी डाल दी। धोने और स्पिरिट से खून का बहाव फिर जारी हो गया था। कपड़े का एक गोला बनाकर मैंने शमरेज खान के हवाले किया ताकि वो दांतों में दबाकर अपनी चीख रोकने की कोशिश करे। उसके बाद फोर्सिप को स्पिरिट से तर करके मैं ऑपरेशन के लिए तैयार हो गया। फोर्सिप को जख्म के अंदर डालते ही शमरेज खान की मुट्ठियां अजियत की ज्यादती से भींच गई थी।
सख्ती से आंखें बंद करते हुए उसके मुंह से दर्द भरी सिसकियां निकल रही थी। फोर्सिप की नोक का गोली से टकराना मुझे महसूस हो गया था। गोली को एहतियात से फोर्सिप के मुंह में पकड़कर मैंने आहिस्तगी से आले को बाहर खींचा। गोली के बाहर आते ही शमरेज खान ने बदन ढीला छोड़ दिया था। उसने दांतों में पकड़ा कपड़ा जबान की मदद से बाहर धकेला और उसके साथ ही उसके मुंह से गहरा सांस खारिज हुआ। मैंने साफ कपड़ा जख्म के मुंह पर दबाकर भल भल बहते खून को रोका और गुलगारे को कहा, वालिद के जिस्म से रस्सी खोल लो। मेरे अचानक पुकारने पर वो हड़बड़ा सी गई थी। उसके साथ उसने धीमे लहजे में कहा, जी, और रस्सी की तरफ मुतवज्जे हो गई। उसकी रस्सी खोलने तक मैंने जख्म के मुंह पर पट्टी को दबाए रखा। जो ही वो रस्सी खोलकर फारिग हुई, मैंने कहा, इस पट्टी को यहाँ दबा कर रखो। सबसे पहले मैंने साफ कपड़े से मुनासिब लंबाई में 2-3 पट्टियां फाड़ी। फिर पायोडीन की बोतल खोलकर मैंने गुलगारे को पीछे हटने को कहा। जख्म पर थोड़ी सी पायोडीन डालकर साथ ही पेन किलर और खून के बहाव को रोकने वाला सुफूफ जख्म में भर दिया। उसके ऊपर एक पट्टी तह करके रखते हुए मैंने दूसरी पट्टी जख्म पर लपेट दी। पट्टी से फारिग होकर मैंने दर्द कुश टीका तैयार करके शमरेज खान के पहलू के बल लिटाया और उसी टांग में वो टीका लगा दिया। उसके बाद एंटीबायोटिक टीका भी उसकी रग में लगाकर मैं उससे हाल पूछने लगा। वो बोला, काफी बेहतर महसूस हो रहा है, दर्द भी खत्म होना शुरू हो गया है। गुलगारे ने ममनूनियत भरे लहजे में कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो शायद हमारी मदद करने आए थे। मैं समझ रही थी कि हम आपकी मदद कर रहे हैं। मैंने कहा, गुलगारे बहन, आपने तो मुझे नई जिंदगी दी है। मैंने जो काम किया है ये आज नहीं तो कल परसों तक डॉक्टर साहब ने करना था और यकीनन वो मुझसे बहुत बेहतर काम करते। वो बोली, पता नहीं मौसम ने कब ठीक होना है और डॉक्टर साहब कोई किलोमीटर भर के फासले पर तो नहीं। इस इलाके में डॉक्टर साहब तक मरीज को ले जाते हुए मरीज की जो हालत होती है वो बयान नहीं की जा सकती। और बाबा जान की तरह जख्मी आदमी का तो सत्यानाश हो जाता है। गोली निकालने के लिए भी डॉक्टर साहब कम से कम 15-20 हजार रुपए लेते हैं। दवाइयों का खर्च एक अलहदा मसला होता है। आप नहीं जानते आपने हमें कितनी परेशानियों से छुटकारा दिला दिया है। मैंने मजीद तकरार से बचते हुए कहा, मुझे खुशी हुई कि मैं अपनी बहन के काम आया। ये कहकर मैं गर्म पानी से अपने हाथ और फोर्सिप को धोने लगा। वो अपने वालिद के सरहाने के साथ बैठकर उसका सर दबाने लगी। तमाम सामान संभाल कर मैंने शमरेज खान को खिलाने के लिए पेन किलर और एंटीबायोटिक गोलियां गुलगारे की तरफ बढ़ा दी और साथ ही उसे गोलियां खिलाने की तरतीब भी बता दी। छोटी बहन और समर खान साथ वाले कमरे के दरवाजे से बार बार मुतजस्सिस निगाहों से देख रहे थे। मैंने उन्हें आवाज दी, आप दोनों भी अंदर आ जाओ, और वो दोनों भागकर अंदर आ गए। छोटी बहन तो आते साथ बाप से लिपट गई। वो उसका सर थपथपाने लगा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटी। अल्लाह पाक की कुदरत भी अजीब है। यकीनन इन मासूम लड़कियों ने अपने बाप की तकलीफ दूर होने के लिए खुलूसे दिल से दुआ की होगी और वो अजीम रब मुझ जैसे गुनाहगार को उनकी मदद के लिए इस अंदाज में घसीट कर वहां तक ले आया था। वरना इससे पहले मैं कभी भी किसी गार वगैरह की तलाश में इतना सरगर्दा नहीं रहा था। इन पहाड़ों में घंटे आध घंटे की तलाश के बाद ही कोई न कोई पनाहगाह मिल जाया करती थी। गुज़श्ता दिन मैं शाम तक पागलों की तरह फिरने के बाद भी कोई ठिकाना ढूंढ न सका था। उन्हें बातें करता छोड़कर मैं अपनी क्लैशनकोफ और पिस्तौल के साथ मसरूफ हो गया। शायद गुलगारे मेरी ही जाने मुतवज्जे थी कि जो ही मैंने क्लैशनकोफ के पुर्जों को हाथ लगाया वो फौरन बोली, अगर चाहिए हो तो घर में राइफल का तेल पड़ा है। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छा होगा। वो सर हिलाते हुए साथ वाले कमरे की तरफ बढ़ गई। उसकी वापसी एक दरमियाने हुजूम की प्लास्टिक की बोतल के साथ हुई जिसमें हथियारों पर लगाने वाला तेल भरा था। ये तेल हथियारों के पुर्जों को जंग वगैरह से महफूज रखने के लिए होता है और चाल वाले पुर्जों की हरकत में भी आसानी पैदा करता है। दोपहर तक बर्फबारी रुक गई थी लेकिन बादल अब तक वैसे ही मौजूद थे। मैं उस वक्त अंगीठी के सामने नमक मिले गर्म पानी की अध भरी बाल्टी में पांव डबोए बैठा था। गुज़श्ता कल मेरे पैरों को जिस सर्दी का सामना करना पड़ा था उसका असर अब तक हल्के हल्के दर्द की सूरत में मौजूद था और उसका बेहतरीन हल नमक मिला गर्म पानी था। गुलगारे अपने वालिद का सर दबा रही थी। उसे अच्छा खासा बुखार हो गया था। छोटी बहन छोटे भाई के साथ खुश्क लकड़ियां इकट्ठी करने घर से बाहर निकल गई थी। अचानक वो भागते हुए घर में दाखिल हुई। बाजी, उस दिन वाले आदमी इस तरफ आ रहे हैं। उनके साथ 3 आदमी और भी हैं। ये बताते हुए उसके मासूम चेहरे पर खौफ के मारे हवाइयां उड़ रही थी। लड़कियां ऐसी होती हैं, उन्हें मर्दों के गंदे इरादों के बारे में फौरन ही अंदाजा हो जाता है। 2 रोज पहले इन जालिमों ने इस मासूम को गलत नियत से पकड़ना चाहा था और आज उनकी आमद पर वो एकदम सहम गई थी। उसने फौरन अंदाजा लगा लिया था कि वो उसी के लिए लौटे हैं। गुलगारे ने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा, दरवाजा बंद कर दिया है ना? समर खान कहाँ है? मुझे उसके चेहरे पर जरा भी खौफ नजर नहीं आ रहा था। दरवाजे की तरफ से समर खान की आवाज आई, मैं यही हूँ बाजी। मैंने अपने पाँव बाल्टी से निकाले और तौलिए से साफ करके जुराबे डालने लगा। जो ही मैंने बूटों में पाँव डाले वो हैरानी से पूछने लगी, आप क्यों तैयार होने लगे? मैंने कहा, शायद आने वाले मेहमानों से कोई बातचीत करना पड़ जाए। वो बोली, आप उनकी फिक्र न करें। बरसाती मेंढकों की तरह ये उचक्के भी बर्फबारी के दिनों में नमूदार होते हैं। इससे पहले भी 2-3 बार इन जैसों से वास्ता पड़ चुका है। हद दर्जे के बुज़दिल होते हैं। हवाई फायर सुनकर भागने में देर नहीं लगाते। मैंने कहा, तो अब क्या करें? यूं ही दरवाजा बंद करके बैठे रहें?
वो बोली, नहीं, 2-3 गोलियां तो जाया करनी पड़ेंगी, मैं मोर्चे पर चढ़ती हूँ। वालिद का सर दबाना छोड़कर वो दीवार में कील के सहारे टंगी क्लैशनकोफ उतारने लगी। अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मैंने अपनी तरफ देखती गुलगारे को आंखों से इस्तफहामिया इशारा किया। वो बोली, कोई जरूरत नहीं है दरवाजा खोलने की, मैं मोर्चे पर चढ़ रही हूँ। मैंने कहा, ठीक है, आप मोर्चे पर पहुंचे, मैं दरवाजे पर जाकर उनसे वजह पूछता हूँ, हो सकता है मसला बातचीत से हल हो जाए। वो बोली, ये लातों के भूत हैं। मैंने कहा, फिर भी पूछने में कोई हर्ज नहीं, अपनी गोलियां और तवानाई खामखा जाया न करो। गुलगारे को कहकर मैंने ग्लॉक 19 कॉक करके हाथ में थामा और गर्म चादर ओढ़ते हुए छोटी बहन को कहा, तुम कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दो। जी लाला। वो इस बात में सर हिलाने लगी। गुलगारे भी मजीद तकरार किए दूसरे कमरे में लगी सीढ़ियों की जाने बढ़ गई, जिसके जरिए वो छत पर बने मोर्चे में पहुंच चुकी थी। वक्फे वक्फे से उनका दस्तक देना जारी रहा। दरवाजे के करीब पहुंचकर मैंने रस्मी अंदाज में पूछा, कौन? मेरी नर्म आवाज ने उसे सख्त लहजा करने की शह दी थी। दरवाजा खोलो। दरवाजे में बनी जेली खिड़की की कुंडी खोलकर मैं बाहर निकला। उनमें से 2-3 दरवाजे के करीब, जबकि 3 चंद कदम पीछे हटकर खड़े थे। दस्तक देने वालों में एक के हाथ में 8 mm और दूसरे के हाथ में क्लोज बट क्लैशनकोफ थी, जबकि थोड़ी दूर खड़े अफराद में 2 के हाथ में 30 बोर पिस्तौल और एक ने सिंगल बैरल 12 बोर उठाई हुई थी। जी। सलाम दुआ और मुसाफे के बगैर मैंने खुश्क लहजे में पूछा। वो बोला, मैं तालिबान का कमांडर हूँ और परसों इस घर से मेरे आदमियों पर फायर किया गया है। घने घुंघरियाले बाल, लंबी मूछों और हल्की दाढ़ी वाले एक आदमी ने धमकी आमेज लहजे में गुफ्तगू की इब्तिदा की। मैंने कहा, तो जिन पर गोलियां चलाई गई थी उन्होंने ये नहीं बताया कि वो उस वक्त किस इबादत की बजावरी की कोशिश में थे? मैंने बज़ाहिर आम से अंदाज में कहा। मेरे लहजे से गुस्से या खौफ का इजहार नहीं हो रहा था। वो बोला, ऐसी बात नहीं थी, वो अपने रास्ते पर जा रहे थे कि एक नौजवान लड़की ने उन्हें देखा और डर कर घर भाग गई। हालांकि उन्होंने लड़की को कुछ भी नहीं कहा था। मैंने तंज़िया अंदाज में कहा, जानते हो, झूठ बोलने के लिए भी एतमाद की जरूरत होती है। उसके साथ खड़ा दूसरा आदमी बिफर कर बोला, झूठ नहीं बोल रहे, तुम जरा उस लड़की को बाहर बुलाओ। मैंने कहा, वो मेरी छोटी बहन है और उसने इन बुज़दिलों का जो हुलिया बताया है वो बिल्कुल तुम दोनों जैसा है। तुम्हारी खुशकिस्मती कि उस दिन तुम बच निकले, मगर यकीन मानो खुशकिस्मती हमेशा साथ नहीं दिया करती। खुद को कमांडर बताने वाले का गुस्सा दीदनी था। बोला, धमकी दे रहे हो? मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा, नहीं, जान बचाने का मौका दे रहा हूँ। वो बोला, यकीनन तुम हमसे वाकिफ नहीं हो, वरना बढ़ के मारने की बजाय अपनी जान बचाने का सोचते। मैं मुतबस्सम हुआ, जानता न होता तो शायद कुछ अहमियत दे देता। वो बोला, चलो तारुफ करा देते हैं। उसने कंधे से लटकी क्लैशनकोफ उतारी। उसके साथी ने भी 8 mm राइफल हाथ में थाम ली थी। अचानक ही माहौल धमाकों की आवाज से गूंज उठा। मुसलसल 3 गोलियां चलाई गईं और सारी गोलियां खुद को कमांडर कहने वाले क्लैशनकोफ बरदार के सामने जमीन में लगी। धमाके की आवाज सुनते ही वो हैरत और खौफ से उछल पड़े। उसके साथ ही उनकी नजरें मकान के सामने वाली दीवार के दाएं कोने में बने मोर्चे की तरफ उठी, जहां से क्लैशनकोफ की बैरल झांक रही थी। गुलगारे ने अपना काला दुपट्टा पगड़ी के अंदाज में सर पर बांधकर उसका एक पल्लू चेहरे से भी लपेट लिया था। मोर्चे के होल से क्लैशनकोफ की बैरल के साथ उसके चेहरे की भी झलक दिखाई दे रही थी। वहां से वो एक मर्द ही दिखाई दे रही थी। उसके बाएतमाद फायर ने साबित कर दिया था कि वो क्लैशनकोफ का इस्तेमाल जानती है। मैंने भी चादर के नीचे छुपा पिस्तौल बाहर निकाल लिया। 1-2 लम्हे मोर्चे की तरफ खौफजदा नजरों से देखने के बाद नाम नेहाद कमांडर अपने साथियों को बोला, चलो फिर कभी सही। ये कहते हुए वो पीछे मुड़ा। मैंने उसे मुखातिब करते हुए कहा, बात सुनो, अगर दोबारा इस घर की तरफ आना हुआ तो अपने दूसरे साथियों को बता कर आना, क्योंकि वापसी के लिए तुम्हें उनके कंधों की जरूरत पड़ेगी। वो गीदड़ भभकी देते हुए बोला, देख लूंगा तुम्हें, और वो चल पड़े। गुलगारे की जानिब रुख करके मैंने उसका नाम लिए बगैर कहा, अगर मेरे 5 गिनने तक ये गायब न हो जाएं तो सबसे आखिर वाले को गोली मार देना। और मैंने जोर से कहा, 1। उन सुरमाओं की टांगों में एकदम जान पड़ गई। मेरे 3 कहने तक वो ढलान से उतरकर मेरी नजरों से गायब हो गए थे। मैं मुस्कुराते हुए वापस मुड़ गया। मेरे कमरे में दाखिल होने तक गुलगारे भी नीचे आ गई थी। उसके होंठों पर शोख मुस्कुराहट खिल रही थी। क्लैशनकोफ को दीवार के सहारे खड़ा करते हुए उसने कहा, देख ली इनकी बहादुरी। मैंने कहा, यकीनन आपकी निशानेबाजी से डरकर भागने पर मजबूर हुए हैं। छोटी बहन ने फौरन कहा, लाला, बाजी का निशाना बहुत अच्छा है, बाबा जान से भी अच्छा है। उस वक्त खामोश लेटे शमरेज खान ने तहसीन आमेज लहजे में कहा, गुलगारे तो मेरा बेटा है बेटा। वो बोली, नहीं बाबा जान, मैं आपकी बेटी हूँ और मुझे औरत होने पर फख्र है। ये कहते हुए वो बाप के सरहाने बैठ गई और उसका सर दबाने लगी। मैंने कहा, शमरेज चचा, आपको यकीन है कि वो दोबारा नहीं आएंगे? वो बोला, जीशान साहब, हमारे इलाके में मुख्तलिफ पार्टियां सरगर्दा रहती हैं। इनमें मुजाहिदीन, स्मगलर, शिकारी, चोर उचक्के, दहशतगर्द, नाकाबिले माफी जुर्म करके छुपने की गरज से यहाँ आने वाले सब मौजूद हैं। उन सब की तरजीहात मुख्तलिफ होती हैं। इनमें सबसे बड़ी मुसीबत उज़्बक और ताजिक दहशतगर्दों की होती है।
जो पूरे पूरे गांव पर काबिज हो जाते हैं। चूंकि हमारा गांव कुछ ज्यादा अच्छी जगह पर वाक़ नहीं है, इसलिए कोई ऐसा ग्रुप इस तरफ मुतवज्जे नहीं हुआ। अलबत्ता छोटे मोटे चोर उचक्के जो 3-3, 4-4 की तादाद में फिर रहे होते हैं, आए रोज तंग करते रहते हैं। ये भी उमूमन उस जगह हाथ डालते हैं जहां उन्हें मज़ाहमत होने का यकीन न हो। अलबत्ता किसी खास चीज की तलाश में ये 2-3 बार कोशिश जरूर करते हैं, और ऐसी हालत में भी कभी जान से जाते हैं, कभी वो चीज हासिल कर लेते हैं। और हमारे पास ऐसी कौन सी खास चीज है जिसके बारे में वो बार बार जहमत करते। मेरे दिमाग में फौरन छोटी बहन का ख्याल आया। वो 14-15 साल की ऐसी खिलती हुई कली थी जिसके पीछे हवस के पुजारी भेड़ियों की तरह दांत निकाले हुए वहां पहुंचे थे। मुझे उनकी गुफ्तगू भूली नहीं थी। गुफ्तगू की इब्तिदा में ही उन्होंने छोटी बहन को बुलाने की बात की थी, और किसी भी जिनसी मरीज के लिए सबसे अहमियत की हामिल वो लड़की होती है जिस पर उसका दिल आ जाए। मुझे भी इन दरिंदों से यही खदशा था कि शायद वो इतनी जल्दी उसका पीछा न छोड़ें। गंदगी भरे जहन की सोचों को क्लैशनकोफ की गोली ही साफ कर सकती है। मैं उन्हें वापस जाने देने के फैसले पर पछताने लगा। अपने ख्यालात में मैं शमरेज खान या गुलगारे को हिस्सेदार नहीं बना सकता था। न ये ऐसे अंदेशे थे जिन पर किसी लड़की के बाप से तबादला ख्याल किया जा सकता। इसलिए मैंने उनकी खुशफहमी बरकरार रखते हुए चुप साध ली। मुझे खामोश पाकर शमरेज खान ने कहा, किन ख्यालों में खो गए? मैंने कहा, बस यही सोच रहा था कि कहीं वो खबीस दोबारा वापस ना आ जाएं। गुलगारे बोली, क्योंकि पहले उन्हें खातिर खा तरीके से खुशामदीद नहीं कहा गया था। मैंने कहा, बहरहाल कुछ भी हो, मेरे जाने के बाद आप लोग मोहतात रहें। वो बोली, मेरा ख्याल है हम अपनी हिफाजत कर सकते हैं। गुलगारे ने बरहकीकत बात कही थी, और ऐसी सच्ची बात को हजम करना ही बेहतर होता है। और वो मेरी मोहसिन थी, और मैं उसे सख्त जवाब देकर उसका दिल नहीं दुखा सकता था। और मैं जानता था कि जो कुछ वो कह रही है वो सब वो कर भी सकती है। मैंने कहा, आप ठीक कह रही हैं। रात को खाना खाने के बाद जब वो बर्तन समेट कर बाहर निकली तो मैंने शमरेज खान से तबीयत के बारे में पूछा। वो पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा था। बाहर आसमान बिल्कुल साफ था, इसलिए सर्दी ज्यादा महसूस हो रही थी। गुलगारे बावर्ची खाने में बर्तन रख कर वापस लौट आई। बाप को गोलियां खिलाकर वो उसका सर दबाने लगी। मैं लिहाफ में छुप गया। एक लड़की की मौजूदगी में मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था। इन लोगों का रिवाज मेहमान को बैठक में सुलाने का था, लेकिन वहां मैं जिस हाल में पहुंचा था उसकी वजह से मुझे घर के अंदर जगह मिल गई थी, और फिर घर के सरबराह का इलाज करने की वजह से उन्होंने मुझे बैठक की राह नहीं दिखाई थी। मौसम को साफ देखकर मैंने सुबह आगे जाने का इरादा कर लिया था, क्योंकि मुझे इससे आगे बहुत अहम काम दरपेश था। और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती